पाकिस्तान जैसे मुल्कों में एक आध मीटिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होती है और वो मीटिंग पूरा सिनेरियो बदल के रख देती है। आज से 3 दिन पहले एक मीटिंग हुई थी। आर्मी के कुछ हाई ऑफिसर्स ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पास जाके एक मुलाकात की थी और आपको उसके असरात नज़र आना शुरू हो गए। कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला आया और उस फैसले ने ऑलमोस्ट जो टेम्परेचर था उसे 100 से 25% पे ले आया। अब ये फैसला हुआ कैसे था, इसकी बैकग्राउंड क्या थी, क्या वाकई इसका उस मीटिंग के साथ कोई ताल्लुक था या नहीं था, ये हम आपको आज के वीलाग में बताएंगे। दूसरा, मौलाना फजलुर रहमान साहब और मियां नवाज शरीफ साहब नहीं चाहते कि इमरान खान साहब के साथ मुज़ाकरात हों। ये दोनों मुज़ाकरात क्यों नहीं करना चाहते, ये भी हम आपको आज के वीलाग में बताएंगे। और कल की हेयरिंग जो है वो 3 घंटे लेट हुई थी। 3 रुकनी बेंच ने 11 बजे ये हेयरिंग स्टार्ट करनी थी, लेकिन 2 बजे बेंच आया। अब ये बेंच 3 घंटे क्या करता रहा, इतनी ताख़ीर क्यों हुई, ये भी हम आपको आज के वीलाग में बताएंगे। आपको याद होगा कि 3 दिन पहले 2 आला फौजी अफसर, जिनमें एक का ताल्लुक ISI के साथ, वो DG ISI हैं, और दूसरे DGMO मिलिट्री ऑपरेशन, वो दोनों अपने स्टाफ के साथ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पास गए और उनके चैम्बर में 3 घंटे तवील मुलाकात की। और इस मुलाकात में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के दोनों साथी जस्टिस एजाजुल एहसन साहब और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब भी वहाँ पे मौजूद थे और इनकी मौजूदगी में ये एक तवील मीटिंग हुई। और इस मीटिंग के बाद ज़ाहिर है बहुत सी स्पेकुलेशन हुई कि क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पीछे हटेगी या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आगे जाएगी। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का 4 अप्रैल का फ़ैसला जो है वो कहाँ पे एग्जिस्ट करेगा, क्या 1 मार्च, 4 अप्रैल, 14 अप्रैल के फ़ैसले जो हैं वो अब कायम रह सकेंगे या नहीं कायम होंगे, कुछ दरमियान का रास्ता निकाला जाएगा, या पार्लियामेंट बच गई या पार्लियामेंट फ़ारग होगी, वगैरह वगैरह। बहुत सी स्पेकुलेशंस आपने 2 दिन में सुनी। लेकिन इस मीटिंग का जो इमीडिएट अफेक्ट हुआ वो बड़ा दिलचस्प था। पहला अफेक्ट तो ये हुआ कि एक आम शहरी जिसका नाम सरदार काशिफ खान है, इसका ताल्लुक एबटाबाद के साथ है, इन्होंने एक पटिशन तैयार की कि पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन एक ही दिन में होने चाहिए। और ये पटिशन अफ्तार से आध घंटा पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पहुंची और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ना सिर्फ इस पटिशन को कबूल कर लिया बल्कि कल की समाअत के लिए इजाज़त भी दे दी और इसका शेड्यूल भी जारी कर दिया गया। अब सवाल ये है कि ये सरदार काशिफ खान साहब कौन है और इनको कैसे ये अंदाज़ा हो गया कि इस वक्त इनकी मदद की ज़रूरत है, और पूरा सिस्टम इनके रहमो करम पे है। अगर ये आगे नहीं बढ़ेंगे तो सिस्टम डिसॉल्व हो जाएगा। फिर अमूमन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो पटिशन फाइल करने का, ये पटिशन कबूल करने का जो टाइम है वो 12 बजे है दिन को, और ये एक अनोखा दिन था जिसमें 12 बजे की टाइम लाइन उसको क्रॉस करके ये शाम 5 बजे के करीब जाके पटिशन सुप्रीम कोर्ट पहुंची और सुप्रीम कोर्ट ने इसे कबूल भी कर लिया। और कबूल करने के बाद फौरी तौर पे अगले दिन की, यानी जो गुज़श्ता कल है, उसके लिए समाअत की तारीख और टाइम भी तय कर दिया गया। तो ये एक पहला इफेक्ट उस मीटिंग का ये हुआ कि सरदार काशिफ साहब आए और सरदार काशिफ साहब की पटिशन आई और उस पटिशन को फौरी तौर पर कबूल कर लिया गया। और इसके लिए शाह खावर साहब जैसे एक नामवर वकील का बंदोबस्त भी किया गया, क्योंकि अगर वकील भी अननाउन होता तो शायद इस बेंच के सामने वो इस तरह कार्रवाई ना हो सकती जिस तरह ये हुई। बहरहाल उसके बाद हेयरिंग हुई। अब हेयरिंग का टाइम 11 बजे था, लेकिन जो समाअत है ये 3 घंटे डिले हुई और फिर 2 बजे बेंच बैठा। अब सवाल ये है कि इन 3 घंटों के दरमियान बेंच क्या करता रहा। इस दौरान एक एक्टिविटी ये क्रिएट हुई कि काजी फायज़ ईसा साहब, वो अचानक उनके बारे में पता चला कि वो तामीर मिल्लत यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे वो तलबा से और टीचर से खिताब करने के लिए पहुँच गए हैं और तमाम चैनल्स के कैमरे वहाँ पे लाइव कवरेज के लिए मौजूद हैं। तो जब ये ख़बर निकली तो उसके बाद एक सनसनी सी फैल गई कि अब काजी फायज़ ईसा साहब पूरी कौम के साथ खिताब करके पता नहीं क्या इंकशाफ करने वाले हैं। तो उसके बाद जजीज़ भी बैठ के टेलीविज़न के सामने और काजी फायज़ ईसा साहब की जो टॉक है वो 2 घंटे चलती रही और 2 घंटे तमाम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस टेलीविज़न स्क्रीन को देखते रहे कि शायद काजी फायज़ ईसा साहब अब कोई ऐसी गुगली मारेंगे कि जिसके बाद ये सारी चीज़ें बदल जाएंगी। बहरहाल काजी फायज़ ईसा साहब बहुत समझदार आदमी, बेइंतहा गहरे इंसान हैं, तो उन्होंने इस अपॉर्चुनिटी का बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं उठाया। उन्होंने सिर्फ अपना नैरेटिव कौम के सामने रखा कि मैं 184(3) के ख़िलाफ़ क्यों, मैं उसके अंदर क्या तब्दीली करना चाहता हूँ, बेंचेस की जो फार्मेशन है उसको कैसे होना चाहिए, जुडिशरी को कैसे चलना चाहिए, आइन उसकी क्या वक़्त है, और पार्लियामेंट हाउस जो है उसकी क्या अहमियत है, वगैरह वगैरह, और पाकिस्तान की हिस्ट्री। तो उसमें काजी फायज़ ईसा साहब ने अपना मुकदमा
पूरी कौम के सामने लड़ा और पाकिस्तान के तमाम टेलीविज़न चैनल उन्हें 2 घंटे बगैर किसी तातुल के उन्हें दिखाते रहे और पूरी कौम उन्हें सुनती रही, देखती रही। इस दौरान ज़ाहिर है जजेस को ख़तरा था कि शायद काजी फायज़ ईसा साहब को ऐसी गुल अफशानी न कर दें कि जिसके बाद हमारे करैक्टर के ऊपर कोई धब्बा लग जाए, तो वो वहाँ बैठ के देखते रहे। और उसके बाद जब उनकी तकरीर ख़त्म हुई तो उसके बाद फिर इस बेंच ने कार्रवाई शुरू की। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने दरख्वास्त की और शाह खावर साहब जो वकील हैं पटिशनर के, उन्होंने दरख्वास्त की अदलिया से कि ठीक है आपने फ़ैसला कर लिया है, लेकिन पाकिस्तान के लिए मुनासिब यही है कि कोई एक ही तारीख हो जिसके अंदर इलेक्शन हो जाए, तो फिर पाकिस्तान बहरानों से भी निकल जाएगा और फ्यूचर में भी कोई ऐसा बहरान पैदा नहीं होगा। इसे बेंच ने कबूल कर लिया और कबूल करने के बाद हुकूमत को और बल्कि तमाम सियासी जमातों को ये मौका दिया गया कि आप सब लोग बैठ के कोई किसी एक तारीख के ऊपर इत्तफा कर लें, तो फिर ये मामला आगे चल सकता है। और अगर आपका इत्तफा नहीं होता, कोई इत्तफाक नहीं होता, तो ये 14 मई का जो फ़ैसला है ये कायम है। इस फ़ैसले को हम वापस नहीं ले रहे। फिर हर सूरत इलेक्शन कमिश्नर को ये इलेक्शन करवाने पड़ेंगे और जो जो शख्स इसके रास्ते में रुकावट बना, इससे पहले या इसके बाद रुकावट बनेगा, उसे शदीद नताइज का सामना करना पड़ेगा। यानी साथ ही गवर्नमेंट को वार्निंग कर दी गई कि भाई साहब आप लोग भी फारिग हो सकते हैं। और उसमें प्राइम मिनिस्टर का नाम ले लिया गया, फिर वज़ीर कानून का नाम भी उसके अंदर लिया गया, फिर उसमें वज़ीर ख़जाना का भी नाम लिया गया, फिर उसके अंदर वज़ीर दाखिला का जिक्र खसूसी तौर पे किया गया कल की समाअत के दौरान। तो वो एक छोटी सी हल्की सी वार्निंग भी उनको दे दी गई कि आप लोग घर जा सकते हैं क्योंकि आपको नताइज का अंदाज़ा नहीं। वहाँ पे जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने एक नुक्ता भी उठाया समाअत के दौरान और फिर ऑर्डर के अंदर भी लिखा कि जब एक मनी बिल जो गवर्नमेंट ने बना के भेजा था पार्लियामेंट को कि हम 21 अरब रुपये अदा करना चाहते इलेक्शन कमीशन को, और पार्लियामेंट ने जब उसे रिफ्यूज़ कर दिया, मुस्तरद कर दिया इस बिल को, तो इसका मतलब ये है कि प्राइम मिनिस्टर के पास अब अददी बर्तरी नहीं रही, अब प्राइम मिनिस्टर नहीं है। तो वहाँ पर उन्होंने नुक्ता उठाया कि इसका मतलब ये हुआ कि प्राइम मिनिस्टर की अपनी पोजीशन जो वो ख़तरे में पड़ गई है, तो अब हम उन्हें प्राइम मिनिस्टर कैसे मान लें। तो ये भी एक नुक्ता उन्होंने उठा के इस ऑर्डर का हिस्सा बना दिया। बहरहाल इसके बाद आसिफ अली ज़रदारी साहब ने इस फैसले को खुशाइंद कहा और उन्होंने कहा कि जी बहुत अच्छी बात है, हम सियासतदान मिल के कोई ना कोई पीसफुल सोल्यूशन निकाल लेते हैं। फिर उन्होंने बिलावल भुट्टो साहब को डेरा इस्माइल खान भिजवाया और वो मौलाना फजलुर रहमान साहब को रात गए तक राज़ी करते रहे, लेकिन अभी तक की इतलात ये हैं कि मौलाना राज़ी नहीं हुए। मौलाना राज़ी क्यों नहीं हुए, ये हम आपको आज के शाम के वीलॉग में बताएंगे कि मौलाना की कंडीशंस क्या हैं, मौलाना क्या चाहते हैं और आसिफ अली ज़रदारी साहब उन्हें क्यों कायल नहीं कर पा रहे। ये हम शाम का जो वीलॉग हो उसमें आपको डिटेल के साथ बताएंगे। बहरहाल दोबारा हम मीटिंग की तरफ आते हैं कि पाकिस्तान जैसे मुल्कों में ऐसी मीटिंग्स बड़ी इंपॉर्टेंट होती है और उसके बहुत ज़बरदस्त किस्म के दूरस्थ नताइज निकलते हैं। अब ये मीटिंग, इसका नतीजा क्यों इतनी तेज़ी से निकल रहा है, उसकी मेन वजह यह है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान एक डिस्टेंस था और ये डिस्टेंस जो बढ़ता चला जा रहा था। और जनाब फैज़ साहब के दौर में एक वक्त ऐसा था कि एक बराह रास्त एक लाइन थी दोनों के दरमियान और एक दूसरे के साथ रब्ता रहता था। ये एक हकीकत है जिसको अब हम मुस्तरद नहीं कर सकते। लेकिन फिर जब जनरल बाजवा साहब और इमरान खान साहब के दरमियान इख्तलाफात हुए तो उसके बाद फिर इस्टेब्लिशमेंट का जुडिशरी के साथ रब्ता कमज़ोर होता चला गया। जनरल फैज़ साहब के बाद नए डीजी आए तो इसके बाद तो कोई रब्ता नहीं था, फिर रब्ता बिल्कुल ख़त्म हो गया। और अब एक तवील मुद्दत के बाद, बल्कि अगर ये कहा जाए कि 1.5 साल के बाद पहला रब्ता सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान हुआ है। तो इस राब्ते से जब राब्तों का रास्ता खुला है तो फिर दोनों तरफ से बहुत ज़्यादा खुशी भी मनाई जा रही है और दोनों एक दूसरे की तरफ अच्छी खूबसूरत नज़रों से भी देख रहे हैं। तो इससे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और उनके साथी जजों को बहुत ढारस बनी कि चलें ठीक है, एक राब्ता तो क्रिएट हुआ है, अब राब्ता है तो अपने मामलात को सीधा किया जा सकता है, अपना मौक़िफ़ पेश किया जा सकता है। तो अब चीफ जस्टिस साहब ये चाहेंगे कि इस राब्ते को मुस्तकिल रखा जाए और इसको मजबूत बनाया जाए। अब सवाल ये है कि चीफ जस्टिस साहब ऐसा क्यों चाहते हैं। उसकी मेन वजह यह है कि चीफ जस्टिस साहब तो सितंबर 2023 में रिटायर हो जाएंगे, लेकिन जो इनके साथी जज हैं इस वक्त, उन सब का मुस्तकबिल भी दाव पे लगा, क्योंकि जब काजी फायज़ ईसा साहब चीफ जस्टिस बनेंगे तो इनके शदीद इख्तलाफात हैं जस्टिस एजाजुल एहसन साहब के साथ, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब के साथ, फिर इसके साथ साथ मुज़हिर अली नकवी साहब के साथ, वो तो पूरी कौम को पता है। इसके साथ कुछ और जजेस, जूनियर जजेस, 2 जूनियर जजेस आए थे जिनके बारे में आज़म नज़ीर तारड़ साहब ये ऐलान कर चुके हैं कि जनरल बाजवा साहब के कहने पे हमने इनको इंडक्ट करवाया था और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ये चाहते थे। उन 2 जजेस का मुस्तकबिल भी ज़ाहिर इस वक्त दाव पे लगा हुआ है। तो चीफ जस्टिस साहब ये चाहते हैं कि अगर मैं चला भी जाऊँ तब भी मेरे जो साथी हैं उनकी स्किन सिक्योर रहनी चाहिए, तो उसके लिए राब्ता ज़रूरी है
और एक सेटलमेंट ज़रूरी है। तो जब ये सेटलमेंट होगी तो उसके अंदर इन जजेस का मुस्तकबिल भी सेव किया जाएगा। तो इसीलिए चीफ जस्टिस साहब चाहते हैं कि राब्ता उस्तवार रहे और आगे बढ़ता चला जाए। बहरहाल इस राब्ते के कुछ नताइज तो अब आपके सामने आ गए हैं कि एक विंडो क्रिएट की गई है, एक रास्ता निकाला गया दरमियान में, और अब ये सियासतदानों पे मुनहसर है कि वो इस राब्ते को या इस रास्ते को कितना मटीरियलाइज कर पाते हैं। मेरा ख्याल ये है कि मुज़ाकरात तो होंगे और इन मुज़ाकरात में इमरान खान साहब की तरफ से कुछ ऐसी शराइत रखी जाएंगी कि जिस पे हुकूमत अमल दरामद नहीं कर सकेगी और उसके बाद फिर ये मामला आगे नहीं चल सकेगा। ये जो मुज़ाकरात हैं ये कामयाब नहीं होंगे और फिर अल्टीमेटली फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास जाएगा मामला। लेकिन इस दौरान 2 महीने और गुजर जाएंगे। तो ये जो 2 महीने हैं वो गवर्नमेंट को भी चाहिए, इस्टेब्लिशमेंट को भी चाहिए और कुछ अदलिया के जो जजेस हैं उनको भी चाहिए। तो ये एक स्पेस है 2 महीनों की, इसके अंदर बहुत सारी नई चीज़ें डेवलप होंगी और नई चीज़ें नए मामलात को किसी न किसी तरीके से नया मोड़ दे देंगी। तो ये 2 महीनों का एक विंडो क्रिएट की गई, एक स्पेस क्रिएट की गई है जिसको सारे खिलाड़ी अब इंजॉय करने की कोशिश करेंगे। लेकिन मैं आज आपको कहता हूं कि ये मुज़ाकरात कामयाब नहीं हो सकेंगे क्योंकि इमरान खान साहब अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटेंगे और दूसरी तरफ मौलाना फजलुर रहमान और मियां नवाज शरीफ ये दोनों भी अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटेंगे क्योंकि इन दोनों का मौक़िफ़ PDM के बाकी अरकान के मौक़िफ़ से मुकम्मल तौर पर मुख्तलिफ है। ये नहीं चाहते कि इमरान खान साहब के साथ सेटलमेंट की जाए और उसके बाद इमरान खान साहब की टर्म्स एंड कंडीशन पर इलेक्शन हो, क्योंकि इन दोनों को इसमें नुकसान है। अब ये दोनों क्यों नहीं चाहते मुज़ाकरात कामयाब हो, ये मैं आपको आज के रात के वीलाग में बताऊँगा बड़ी डिटेल के साथ कि मुज़ाकरात के अंदर प्रॉब्लम क्या है और सारे फ़रीक़ैन किस तरह मुज़ाकरात चाहते हैं, इमरान खान साहब की क्या कंडीशंस है और मियां नवाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान साहब की क्या शराइत हैं और क्या इन शराइत की मौजूदगी में मुज़ाकरात कामयाब हो सकते हैं या नहीं हो सकते। बहरहाल कल के दिन की जो डेवलपमेंट थी कि एक विंडो क्रिएट की गई, एक स्पेस क्रिएट की गई सियासतदानों के लिए और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अब पीछे हटना शुरू हो गई। ये एक हकीकत है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जिस तरह रोज़ाना की बुनियाद पर आगे बढ़ रही थी, पहले 2 जजेस ने एक पोस्टिंग के केस के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से कह दिया कि आपसे दरख्वास्त की जाती है कि आप सो मोटो लें और इलेक्शन का मसला जो है उसको हल किया जाए। फिर उस पर सो मोटो हो गया, फिर एक 9 रुकनी बेंच बना, फिर 9 रुकनी बेंच में से 2 जजेस निकल गए, वो 7 रुकनी हो गया, फिर 7 रुकनी बेंच में से 2 और जजेस निकल गए, फिर वो 5 रुकनी हो गया, फिर 5 रुकनी में से 2 और निकल गए, फिर वो 3 रुकनी हो गया। फिर उसने एक फ़ैसला किया जिसे पार्लियामेंट ने मुस्तरद किया, PDM के सारे सियासतदान खूम ठोंक के सामने खड़े हो गए। फिर उसके बाद एक फ़ैसला दिया गया, फिर उस फैसले से इनकार कर दिया गया, फिर कैबिनेट का फ़ैसला हुआ, फिर कैबिनेट से कौमी असम्बली में गया, वहाँ पर रिजेक्ट कर दिया गया, फिर 184(3) के अंदर तरमीम करने के लिए एक बिल बनाया गया, फिर उस बिल को सदर साहब ने रिजेक्ट कर दिया, फिर दोबारा जॉइंट सेशन से वो बिल पास हुआ, फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उस बिल के खिलाफ स्टे ऑर्डर दे दिया, फिर 14 अप्रैल को गवर्नर स्टेट बैंक को बुला के कह दिया गया कि 21 अरब रुपये आप निकाल के इलेक्शन कमीशन को दे दें, फिर पार्लियामेंट का इजलास हुआ। तो रोज़ाना की बुनियाद पर पारा चढ़ता चला जा रहा था और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का 3 रुकनी बेंच का हर फैसला, नया फैसला पिछले फैसले से ज़्यादा सख्त होता था। तो उससे यूँ महसूस होता था कि अब सख्ती की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं, अब आखिर में खाई के अंदर कूदने के अलावा कोई चांस नहीं बचा। तो अब सबका ख्याल ये था कि अब क्योंकि चीफ जस्टिस साहब वहाँ तक पहुँच चुके हैं कि वहाँ से वापसी इतनी आसान नहीं होगी चीफ जस्टिस साहब के लिए। लेकिन इस मुलाकात का कमाल है कि उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने वापस आना शुरू कर दिया। अब दरमियान में कोई ना कोई खूबसूरत सा मोड़ दे के इलेक्शन कमीशन को आगे लगा के सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान दरमियान से निकल जाएगी। तो ये अच्छी बात है और इसी में फलाह है, बजाय इसके पूरा सिस्टम डिरेल हो जाता। तो आने वाले दिनों में क्या होता है ये हम आपको आने वाले दिनों में बताते रहेंगे। सरेदा से एक अच्छी विंडो क्रिएट हुई और इसको अगर सियासतदान ग्रैब कर लेते हैं तो पाकिस्तान के अंदर वाकई स्टेबिलिटी आ जाएगी।